हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं। आपको याद ही है कि हम लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब हम आज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया पढ़ेंगे। इसमें कुछ बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती हैं। कई बार तो ये जो चार्ट है बना हुआ ग्राफ, ये इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इधर देखिए, ये सभी ग्राफ, इन सब से भी क्वेश्चन आ जाता है और इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। We have seen in the above example that people obtain loan from various sources. अलग अलग सोर्सेज से लोग लोन लेते हैं। जो ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट पार्ट है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और बच्चों की मदद से ये सर्वे दिया है कि किस तरह से लोग जो है गाँव में कैसे कैसे लोन लेते हैं लोग, और फिर उसके चुकाने का क्या तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ देखिए, एक श्यामल नाम का व्यक्ति है जो कि एक छोटा सा खेत है उसका 1.5 एकड़ का, और उसमें वो खेती करता है। और कुछ साल पहले उसने मनी लेंडर से इंटरेस्ट रेट पे 5% इंटरेस्ट रेट यानी 60% पर एनम पर उसने पैसा लिया था। और उसके बाद पिछले सालों से, वैसे तो हर साल उसको लेना पड़ता है एग्रीकल्चर के लिए पैसा उधार में खेती करने के लिए, लेकिन मनी लेंडर को छोड़कर फिर बाद में उसने क्या किया, एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से लेना शुरू किया पैसा उधार। और इंटरेस्ट रेट यहाँ 5 के बजाय 3% है और पर मंथ। और वो क्या करता है कि खेती शुरू करने से पहले उससे उधार ले लेता है। और इससे क्या होता है कि उधार लेने पर वो जो ट्रेडर है वो उसको कुछ खेत में काम करने की चीज़ें और कुछ पैसा खेत में काम की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको दे देता है। जैसे बीज है, खाद है, ये सब चीज़ें हैं वो दे देता है। और फिर बाद में जब वो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेता है वो शामल, तो अनाज जो है, अनाज से वो अपना उधार चुकाता है। ठीक है, किसान तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आपको पता ही है कि वो शुरू में खेती करने के लिए पैसा लेते हैं उधार, और फिर जैसे ही फसल हो जाती है तो उसको कटती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है, फिर पैसा बेचकर वो उधार चुका देते हैं। किसान इसी तरह से लोन लेते हैं। तो शामल भी ऐसे ही करता है, लेकिन क्या है कि वो जो ट्रेडर है वो क्या करता है कि लोन पर इंटरेस्ट तो उससे लेता ही है 3%। उसके साथ ही साथ क्या करता है कि उससे ये प्रॉमिस करवा लेता है, क्योंकि वो किसान है तो प्रॉमिस करवा लेता है कि भाई तुम अपना अनाज ना किसी और को नहीं बेचोगे, तुम मुझे ही बेचोगे। तो इससे क्या होता है कि ट्रेडर जो है वो इंतज़ाम कर लेता है कि भाई किसी तरह से उसका पैसा जो है वो जल्दी वापस हो जाए। और उस समय, जिस समय वो शामल से पैसा अपना अनाज बेचने के लिए कहता है अपने आप को कि भाई तुम अपना अनाज मुझे बेचोगे, तो उस टाइम क्या होता है कि चूँकि मार्केट में अनाज भरे हुए रहते हैं तो अनाज की कीमत ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको सस्ते में अनाज वो शामल से ख़रीद लेता है। और उसके बाद उसको जब थोड़े समय बाद जब अनाज की कीमत थोड़ी बढ़ने लगती है तब वो उसे बेच देता है, तो इससे वो प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन शामल को तो कुछ खास फ़ायदा है नहीं इससे, है ना। तो ये क्रेडिट लेने का तरीका एक तो ये है कि आप किसी से लीजिए और फिर उसको या तो सामान देकर अपना कर्जा चुकाइए, नहीं तो फिर पैसा देकर कर्जा चुकाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, ये है इसमें क्या होता है, आप मनी लेंडर से उधार ले रहे हो। अब दूसरा है बैंक से उधार ले रहे हो। तो अरुण जो है ये बैंक से उधार लेता है, उसको इंटरेस्ट रेट 8.5% पर एनम, ये देख लीजिए कितना फ़र्क है, 60% पर एनम, है ना। और यहाँ क्या है, 8.5% पर एनम। तो ये अरुण जो है ये लोन लेता है बैंक से। और आपको पता ही है कि हम पहले भी पढ़ चुके कि बैंक से लोन जब हम लेते हैं तो बैंक हमें कम से कम 3 साल का वक्त देती है अपना लोन चुकाने के लिए। तो यहाँ तो इसके पास तो कुछ भी टाइम ही नहीं है। इसको जैसे ही 3-4 महीने में हार्वेस्टिंग होती है तुरंत उसको पैसा ट्रेडर को देना पड़ता है, जबकि यहाँ इसके पास 3 साल का टाइम है अपना लोन चुकाने के लिए, है ना। और हार्वेस्ट करने के बाद वो अपना लोन चुकाता है और सिर्फ 8.5% उसे बैंक को
देना पड़ता है। लेकिन आपको पता ही है कि बैंक जो है वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। पेपर वर्क जो आप पेपर आपका सही रहेगा तभी आपको बैंक से लोन मिल पाएगा। और उसके बाद अभी उसने क्या किया है, 8.5% के हिसाब से लोन ले रखा है बैंक से उसने। और उसने उसके पास 3 साल का टाइम है अपना लोन चुकाने के लिए। और इस बीच क्या होता है कि वो अपने खेत में पोटैटो लगाया है उसने। और वो पोटैटो जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रखवा देता है जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो। और कोल्ड स्टोरेज से जो रसीद मिलता है उसके ग्राउंड पर उसको बैंक से लोन मिल जाता है। ये किसानों को ये सुविधा उपलब्ध है ना, कि आप अपने कोल्ड स्टोरेज की रसीद के अगेंस्ट में भी उस हिसाब से आपको लोन इससे मिल जाएगा। इसलिए क्या है, अरुण हर तरह से फ़ायदे में है, ठीक है। जबकि शामल की एक तो खेत इसका छोटा है, और प्लस क्या है, हर समय सिर पर सवार रहता है जो मनी लेंडर होता है वो, कि मेरा पैसा चुकाओ। जबकि और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास तो 7 एकड़ ज़मीन भी है जिसके एवज़ पे उसको बैंक से लोन भी मिल जाता है। आपको पता ही है कि कोलैटरल में आपका अगर कोई एसेट है तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा आराम से, है ना। तीसरी कहानी जो है वो रमा की है। और रमा जो है वो बेचारी एक फार्म लेबरर है, एग्रीकल्चरल लेबरर है। और उसको है सो कुछ कुछ महीने साल में ज़रूर ऐसे रहते हैं जब उसको कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि उस समय खेती बाड़ी नहीं हो रही होती। अपने अपने घर के खर्चे के लिए भी उसे उधार लेना पड़ता है। और वो जिस लैंड ओनर के खेत में काम करती है वो उसी से वो अपनी ज़रूरत के लिए पैसा लेती है, और वो उससे 5% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसा देता है। रमा जो है वो अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो इसी तरह से उधार लेकर काम चलाती है, करती है। और वो क्या करती है, पैसा चुकाने के लिए लैंड ओनर जिससे उसने उधार लिया है उसी घर में वो काम करती है, उसी खेत में वो काम करती है। अभी भी उसके पास 5,000 रुपये का लोन है। और हालांकि लैंड ओनर उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करता है, लेकिन उसे उसके पास और कोई जरिया भी नहीं है उधार लेने का, और कोई उधार देता भी नहीं है ना। तो इस वजह से क्या है कि वो फिर भी उसके अच्छा व्यवहार नहीं करता है लैंड ओनर। इसके बावजूद भी वो उसी के पास काम करती है, क्योंकि उसको आसानी से वहाँ से लोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3 केस दिए हुए हैं आपके इसमें। अब इसी के ग्राउंड पे आगे का जो चैप्टर है वो है। तो जहाँ जहाँ हमने देखिए ऑब्टेन वेरियस सोर्सेज, द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज अ फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब जो आपकी स्टडी के लिए, स्टडी आसान करने के लिए इसकी कैटेगरी बना दी गई है। एक को कहते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन, दूसरे को इनफॉर्मल सेक्टर लोन, क्योंकि कई ज़रिए ऐसे होते हैं जिससे लोग लोन लेते हैं। तो उनको कौन सी कैटेगरी में आप रखोगे, अगर ये समझ जाओगे आप फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, तो आप बड़ी आसानी से कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी। अमंग द फार्मर द लोन्स आर फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव आते हैं, जहाँ से आपको लोन मिलता है और इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। और उसके बाद है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में मनी लेंडर से आप लोन ले लो, है ना, ट्रेडर से, किसी व्यापारी से, जैसे हमने उसके शामल के केस में देखा है। मनी लेंडर में हमने देखा कि वो जो महिला है जो गांव में खेती करती है, तो वो उसके गांव में दूसरे के खेतों में काम करती है, उसे आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो। रिलेटिव, फ्रेंड, ये सब के सब जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। In graph 1 you can see the various sources of credit in rural household in India. इसमें देखिए अलग अलग सोर्सेज कहाँ कहाँ से लोग लोन लेते हैं, इसके बारे में इसमें दे रखा है। 1% लैंडलॉर्ड से, 30% मनी लेंडर से, 3% ट्रेडर से, 7% रिलेटिव फ्रेंड से, 7% अदर से, और 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और 25% कमर्शियल बैंक से लोग लोन लेते हैं गाँव में। इज़ मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें आप समझ ही सकते हो, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव को आप एक तरफ कर दो और इन सब बाकी टोटल करोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर से हम कितने % लोग लोन लेते हैं और फॉर्मल सेक्टर से कितने लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मल सेक्टर है। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये दोनों फॉर्मल हैं और बाकी इनफॉर्मल हैं। तो आप जब इसको टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मल सेक्टर से कितने लोन लेते हैं लोग और इनफॉर्मल से कितने लेते हैं।
Is more credit coming from formal sector or informal sector? The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. अब आप जो बैंक से लोन लेते हो उस पर नज़र कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है कि किस तरह से बैंक जो है किसको किसको लोन दे रहा है. For instance, we have seen that bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. हमने ये भी पढ़ लिया था कल कि बैंक जो है क्या करते हैं 15% पैसा अपने पास रखता है ना. The RBI monitor the bank in actually maintaining cash balance. तो उस कैश बैलेंस को किस तरह से बैंक मेंटेन करता है इस पर RBI नज़र रखता है कि वो 15% जो रखते हैं बैंक अपने पास उसका वो कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं. Similarly, RBI sees the bank gives loan not just to a profit-making business and trader, but also to to small cultivators, small-scale industries, small borrower, etc. तो क्या है कि अब इसी तरह से RBI क्या करता है? RBI जो है बैंक पर नज़र इस बात के लिए रखता है कि ऐसा तो नहीं है कि बैंक सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है जिसमें उनको बड़ा अमाउंट होता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो सिर्फ उसी को देता है लोन, ट्रेडर्स लोग को देता है लोन, या फिर छोटे कल्टीवेटर, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं या छोटे बोरोवर्स हैं जिनको बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए होती है, 1-2 लाख रुपया चाहिए, 4 लाख रुपया चाहिए, है ना. तो क्या इन लोगों को लोन देता है बैंक? क्या नहीं है. Periodically, bank have to submit information to RBI on how much they lending to whom and at what interest rate. इसलिए कई बार क्या होता है periodically समय समय पर बैंक को information देनी पड़ती है RBI को कि उन्होंने किसको किसको लोन दिया है और क्या लोन दिया है और कितना इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा हुआ है. अपना मतलब जब जिसको भी आपने लोन दिया है उसको कितने इंटरेस्ट रेट पर आपने लोन दिया है. There is no organization who supervises the credit activity of the lenders in informal sector. लेकिन क्या है informal sector? हमने पढ़ा था यहाँ पर informal sector में कौन कौन आ जाते हैं. informal sector में आ जाते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. तो अब इनको देखने वाला कोई नहीं होता है. इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला कोई नहीं होता है. दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट. और यही कारण है कि वो जितनी मर्जी आए उतने इंटरेस्ट रेट पर किसी को भी लोन दे सकते हैं. देर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स. और अनफेयर मीन्स या गलत तरीके इस्तेमाल करने में अपना पैसा वापस लेने के लिए आपने देखा होगा कई बार लोग जो है वो धमकी वगैरह देते हैं, है ना, कि हमारा पैसा वापस करो. तो इस तरह का काम अगर वो करते हैं तो कोई उनको रोकने वाला नहीं होता. कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन. और इसके अलावा क्या है, आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा होगा. दस द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर. इसलिए क्या होता है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर से अगर लोन लेते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा वो. High cost of borrowing means large part of the earning of the borrower is used to repay the loan. अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हो तो इसका मतलब ये है कि जो कमाई आप करोगे उसमें ज़्यादा पैसा आपका लोन चुकाने में चला जाएगा. Hence borrower have less income left for themselves as we saw in the case for श्यामल in सोनपुर. श्यामल के केस में ही बात है कि क्या होता है, वो बोरो तो करता है और जो थोड़ी बहुत कमाई उसकी जो होती है उसमें ज़्यादा पैसा उसको लोन चुकाने में देना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट बहुत कम होता है उसको. In certain cases the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. और कई बार क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण जो अमाउंट आपको पे करना पड़ता है वो ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है. तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता बॉरोवर को ये काम करने में, लोन लेने में. दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट. इससे क्या होता है, कर्ज बढ़ जाता है, जैसे रमा के केस में हमने देखा. एंड डेट ट्रैप. और इस तरह से रमा क्या आता है, कर्ज के जाल में फंस गई थी और फिर उसे अपनी ज़मीन बेचकर कर्जा चुकाना पड़ा था. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. और आप कोई बिज़नेस तो उधार लेके कर ही नहीं सकते, क्योंकि उधार लेके आप बिज़नेस करोगे तो किसी भी वजह से अगर आपको बिज़नेस में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ तो आपका जो पैसा है लौटाने में आप बहुत परेशानी हो जाएगी. फॉर दीज रीजन्स बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर. इसलिए ज़रूरी है इस कारण से कि आप बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा लोन लोगों को देना चाहिए.
This could lead to higher income of many people could then borrow cheaply for variety of needs, और इससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और लोग जो है वो सस्ते में आसानी से बैंक से लोन ले पाएंगे। दे कुड ग्रो क्रॉप, तब अनाज उगा पाएंगे, डू बिजनेस कर पाएंगे, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री बिठा पाएंगे। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड इन गुड्स, वो छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं या फिर व्यापार कर सकते हैं सामान का। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ द क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, इसलिए सस्ते में अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, अगली बार हम देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर हु गेट्स व्हाट। तो इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल फॉर्मल सेक्टर में, और आपको कई बार दोनों में कंपैरिजन करने के लिए भी आता है कि फॉर्मल सेक्टर में कौन ये करता है नज़र रखता है बैंक में और बैंकों के ऊपर, और इनफॉर्मल सेक्टर पे जो लेंडर्स होते हैं उनके ऊपर कौन नज़र रखता है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग भी आ सकता है। रिजर्व बैंक सिर्फ बैंक के फॉर्मल सेक्टर पे के बारे में भी आ सकता है, अकेले इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी आ सकता है, कॉम्परेटिव भी आ सकता है। 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सीधे सीधे आ जाएगा कि फॉर्मल सेक्टर के ऊपर कौन नज़र रखता है, फिर आ जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर पे कौन नज़र रखता है, कई बार दोनों में कंपैरिजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी दूर तक तो आप समझ गए होंगे चैप्टर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।